हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक हमारा क्या होगा तो रेशम होगा। आज हम रेशम के बारे में जानेंगे। रेशम हमारा किस जगत का रेशा है, कहाँ से इसको प्राप्ति की जाती है, कितना लंबा होता है, इसका मापन फिलामेंट में होता है किस स्टेपल में होता है, इसकी खोज कहाँ से हुई, इस कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जो है रेशम का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो रेशम के इतिहास को जब हम बुक में देखते हैं तो वहाँ पे एक दंत कथा भी लिखी गई है कि जो रेशम की एक राजकुमारी थी जिनका नाम क्या था, सीलिंगची था। वो अपने बगीचे में टहल रही थी और टहल करके क्या कर रही थी, चाय पी रही थी। जब उन्होंने चाय पीते हुए देखा कि ये कोकून लटका हुआ है तो उस कोकून को तोड़वा करके उन्होंने अपने कप के प्याली में डलवा दिया। चाय गर्म थी और जब चाय गर्म थी तो कुछ देर बाद जब उसकी सेरसिन जो गोंद होती है और फाइब्रोजिन प्रोटीन, वो गोंद ढीली हुई, क्योंकि प्यूपा की अवस्था में ही हम क्या करते हैं, कोकून को तोड़ करके उसको गर्म उबलते हुए पानी में डालते हैं। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, स्टोविंग कहलाती है। तो जब उसको उन्होंने जो है गर्म चाय की प्याली में डाला तो उन्हें दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया कि एक अविरल धागा, चमकता हुआ लिपटा हुआ धागा उस चाय से निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से उस जो है धागे से एक रुमाल का निर्माण करवाया और राजा को भेंट दिया। तो इस प्रकार से तब से हमारे चीन जो है क्या कहलाता है, रेशम का उत्पादन देश कहलाता है। ऐसे कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से ही मेंशन कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। रेशम हमारा कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का है। प्रकृति के द्वारा जब हम रेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, हम रेशों के वर्गीकरण में पढ़ते हैं ना कि हमारे रेशे को प्राकृतिक में बांटा जाता है, कृत्रिम में बांटा जाता है। फिर प्राकृतिक में हम वानस्पतिक रेशे को पढ़ते हैं, फिर प्रोटीन को पढ़ते हैं। तो वानस्पतिक रेशों को हमने पढ़ा दिया है, अब प्रोटीन रेशों को पढ़ा रहे हैं। तो प्रोटीन रेशों में हम प्रोटीन से प्राप्त करते हैं, इसी को प्रोटीन रेशा कहते हैं या इसी को प्राणिज रेशा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कीड़ों से प्राप्त करते हैं। और रेशम का जो हमारा कपड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, वस्त्रों का राजा या वस्त्रों की रानी। अगर फाइबर्स पूछा जाता है तब हम कपास लगाएंगे, लेकिन अगर वस्त्रों का राजा या वस्त्रों की रानी पूछा जाता है तो किसे लगाएंगे, रेशम को लगाएंगे। उसके बाद इसका कीड़ा होता है, कीड़े से इसे प्राप्त करते हैं। कीड़े का नाम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोरी होता है। अगर आप टीजीटी का एग्जाम देंगे तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेशम के कीड़े का नाम क्या होता है या रेशम का उत्पादन किस कीड़े से किया जाता है, तो बॉम्बिक्स मोरी। लेकिन अगर आप मान लो नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का एग्जाम देंगे तो आपसे एंथापर्नी पूछा जाएगा और एंथेरिया माइलिट्टा पूछा जाएगा। एंथापर्नी को भी सेरिकल्चर की विधि से पाला जाता है, एंथेरिया माइलिट्टा पाला भी जाता है और यह जंगली कीड़ा होता है, ओक और बबूल के वृक्षों पर यह पाया जाता है। अब ये जो एंथापर्नी, बॉम्बिक्स मोरी, एंथेरिया माइलिट्टा होता है, ये करता क्या है, तो ये भोजन खाता है। भोजन में क्या खाता है, तो भोजन में ये शहतूत की पत्तियों को खाता है। किसको खाता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है। अब इसका पालन कैसे किया जाता है, तो एक बड़ी सी चार्ट होती है, उस चार्ट में बॉक्स बने रहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, रेशम के कीड़े को डाला जाता है और पत्तियों को डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है। रेशम का कीड़ा उस पत्तियों को खा करके क्या करता है, लार्वा स्रावित करता है और कोकून का निर्माण करता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो कैसी प्रजाति का होता है, तो कैटरपिलर प्रजाति का होता है। अगर हम रेशम के जन्मदाता देश की बात करें तो कौन सा देश है, हमारा चीन देश है, क्योंकि चीन से ही हमारे रेशम की खोज की गई थी। चीन की जो रानी थी उनका क्या नाम था, एग्जाम में हमारे आता है, तो सीलिंगची था। सीलिंगची क्या थी, एक राजकुमारी थी जिन्हें किस नाम से संबोधित किया गया था, वस्त्रों की देवी कहा गया था। बात समझ में आई। हमने क्या बताया कि रेशम का जन्मदाता देश हमारा क्या है, चीन है। रानी कहाँ की थी, चीन की ही रहने वाली थी। उनका नाम क्या था, तो सीलिंगची था। सीलिंगची क्या थी, एक राजकुमारी थी, इसीलिए उनको वस्त्रों की देवी कहा गया है क्योंकि उन्होंने रेशम की खोज की। रेशम का कीड़ा जो पाला जाता है उसे क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। उत्पादन देश में अगर इसको देखें कि सबसे अग्रणी कौन रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका कौन करता है, चीन करता है। चीन के बाद सेकंड स्थान पे हमारा भारत है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करें कि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है, उपभोक्ता देश इसका कौन है, तो
तो इसका उपभोक्ता देश कौन है? भारत है। सबसे ज़्यादा इसको प्रयोग कौन करता है? हमारा भारत देश करता है। अगर हम भारत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में हमारे रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड स्थान पे क्या है हमारा? मैसूर है। थर्ड स्थान पे क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश है। बात समझ में आई? अगर हम इसको पूरे विश्व में उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। अगर हम भारत में उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। सेकंड स्थान पे मैसूर में होता है। थर्ड स्थान पे आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद ये जो कीड़ा होता है, ये कीड़े का जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 माह। मतलब 2 से 3 माह में ये कीड़ा जो है हमारा क्या होता है? एग होता है। एग के बाद ये जो है हमारा अंडा होता है। अंडे के बाद लार्वा होता है, प्यूपा होता है, कीड़ा होता है। तो पूरा इसका जो जीवन काल होता है इसी में ये इन्हीं चारों अवस्थाओं से गुजरता है। किन अवस्थाओं से? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा ये तो आता है हमारे सामान्य एग्जाम में। अगर हम नेट का एग्जाम देते हैं तो नेट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग लिखा रहता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद क्राइसिल, क्राइसिल और क्राइसिल के बाद मोथ। ये और ये जो अवस्थाएं हैं सेम हैं। अगर आप टीजीटी का एग्जाम देंगे तो आपको सेम मिलेगा, सिमिलर मिलेगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, इसको क्रम से लगाना होगा। लेकिन आप एग्जाम अगर नेट का देने जाएंगे तो वहाँ लिखा रहेगा एग लिखा रहेगा, कैटरपिलर लिखा रहेगा, क्राइसिल लिखा रहेगा, मोथ लिखा रहेगा। जब हम इसके धागे को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? स्टोइंग प्रोसेस कहते हैं। स्टोइंग प्रोसेस। स्टोइंग किस अवस्था में किया जाता है? अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोइंग किस प्रक्रिया में किया जाता है? लार्वा में, प्यूपा में, कीड़ा में। तो जो हमारा स्टोइंग प्रोसेस होता है वो किस में किया जाता है? प्यूपा अवस्था में किया जाता है स्टोइंग प्रोसेस। प्यूपा अवस्था में कीड़े के जीवन को समाप्त करने के लिए स्टोइंग प्रोसेस करते हैं और क्या करते हैं? उबलते हुए पानी में कोकून को डालते हैं। तो जो हमारी सेशन गोंद होती है, फाइब्रोजन प्रोटीन होती है, वो थोड़ी ढीली हो जाती है और जो है कीड़ा उसी के अंदर मर जाता है। तो उबलते हुए पानी में कोकून को डालना और कीड़े का मर जाना ही, कीड़े का जीवन काल समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? हमारा स्टोइंग प्रोसेस कहलाता है। स्टोविंग प्रोसेस। बात समझ में आई? जब हम कीड़े के जीवन काल की बात करते हैं कितने दिन का होता है? तो 2 से 3 माह का होता है। इस रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे क्या कहा जाता है? इसे शाही वस्त्र कहा जाता है क्योंकि यह राजघरानों में पहना जाता था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शाही वस्त्र कहा जाता है। कोमलता का प्रदर्शन करता है। हमारा जो रेशम का वस्त्र होता है क्या करता है? कोमलता का प्रदर्शन करता है। बहुत सुंदर होता है, सूक्ष्म, बहुत मतलब मुलायम होता है। राजसी वस्त्र इसे कहा जाता है क्योंकि पहले राजा महाराजा इसे पहनते थे, इसलिए राजसी वस्त्र। विलासिता का सूचक कहा जाता है। क्यों विलासिता का सूचक कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत महंगा होता है और एक कोकून से जब हम धागा प्राप्त करते हैं तो सिर्फ हमको 16% ही धागा प्राप्त होता है, इसलिए यह महंगा होता है, विलासिता का सूचक होता है। आराम का सूचक किसे माना जाता है? विशिष्टता का प्रदर्शन करता है क्योंकि रेशम के जो कपड़े होते हैं अपने आप में बहुत विशिष्ट होते हैं, अलग होते हैं। मनोहरता का सूचक कहा जाता है क्योंकि यह जो रेशम का वस्त्र होता है यह हमारे मन को हरने वाला होता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो जो रेशम का रेशा है यह हमारा कितना वर्ष पुराना है? तो 25,000 वर्ष पुराना है। और रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क में कौन सी गोंद पाई जाती है? सेल्सिन गेंद और फाइब्रोइन प्रोटीन पाई जाती है या फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर इसके हम मापन की बात करते हैं मीटर में करते हैं। मीटर में क्यों बात करते हैं? क्योंकि यह प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कितना लंबा होता है तो 1300 मीटर से लेकर के 1800 मीटर लंबा होता है। इसलिए इसका जो मापन किया जाता है वो किस में किया जाता है? फिलामेंट में किया जाता है। मीटर में किया जाता है, फिलामेंट में किया जाता है, स्टेपल में नहीं किया जाता है। प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है
बाकी जितने भी हमारे सारे रेशे होते हैं प्राकृतिक जगत के, सब स्टेपल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रेशम ऐसा रेशा है जो कि हमारा फिलामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है वो 1300 मीटर से लेकर के 1800 मीटर तक होती है। बाकी जितने हमारे प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं वो 10 से 12 इंच, 16 इंच, 18 इंच तक होते हैं, इसलिए उनको स्टेपल में काउंट किया जाता है। अब इसके आगे हम क्या जानेंगे? अब इसके आगे हम जानेंगे, थोड़ा सा बताएंगे आपको, जो ये कीड़ा होता है कैसे उस रेशम गोंद को स्रावित करता है। अब इसके हम जानेंगे थोड़ा सा इसके कीड़े के बारे में। जैसे मान लो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कीड़ा हो गया रेशम का ना, तो ये कैटरपिलर प्रजाति का है, इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें कुछ ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं और इसके मुंह से स्राव करता है। क्या करता है? तो यहाँ पे इसके 2 नोजल होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, सेरेसिन निकलता है और फाइब्रोइन या फाइब्रिन भी इसको पढ़ते हैं, फाइब्रिन। ये क्या है? तो गोंद है। ये क्या है? प्रोटीन है। बात समझ में आ रही है ना? अब ये कैटरपिलर प्रजाति का होता है, तो जब ये लार्वा की स्टेज में आता है, इसके स्टेज की बात हम कर लेते हैं। तो हमने बताया था जो हमारा कीड़ा होता है 4 स्टेज से गुजरता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। ये तो हमारे टीजर में आता है सीक्वेंस से लगाने के लिए कि कौन सा क्रम सही है। अगर इसको यही हम जो है नेट में देखेंगे तो ऐसे आएगा, एग, कैटरपिलर, क्राइसिल, मोथ। बात समझ में आ रही है ना? मोथ। ये जो जीवन काल होता है कीड़े का, ये कितने मंथ का होता है? तो 2 से 3 माह। इस 3 माह में ही यह कीड़ा क्या करता है? अपने पूरे जीवन को जी लेता है। अब इसमें जो ये कीड़ा होता है, अंडा हुआ, अंडे में सिर्फ ये श्वसन करता है, खाने योग्य तो नहीं होता है, लेकिन जब ये लार्वा की स्टेज में आता है तो ये पत्तियों को खाने लगता है, और जब ये पत्तियों को खाता है तो क्या करता है? सेरेसिन गोंद और फाइब्रोइन प्रोटीन निकालने लगता है। जब पत्तियों को खाता है, सेरेसिन गोंद और फाइब्रोइन प्रोटीन को निकालने लगता है। ये कीड़ा ऐसे 24 घंटे तक लगातार घूमता रहता है, ऐसे ये कीड़ा ऐसे घूमता रहता है। तो क्या करता है? एक कोकून का धीरे धीरे क्या करता है? निर्माण कर लेता है। जब ऐसे घूमता है तो ये बन जाता है क्या? कोकून। तो जब ये लार्वा की अवस्था में कोकून बनता है तो इससे जो धागे हम प्राप्त करते हैं वो कितना प्राप्त करते हैं? 16% प्राप्त करते हैं। बाकी सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जो अच्छा नेचुरल धागा हम प्राप्त करते हैं कितना होता है? 16% होता है। बाकी हमारी सेरेसिन गोंद हो जाती है, फाइब्रोइन प्रोटीन हो जाती है, कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। लेकिन लार्वा की अवस्था में तो इसको मारते नहीं हैं। और कीड़ा की अवस्था में कीड़ा क्या करेगा? यहाँ से ऐसा तोड़ करके इसको बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो कोकून होगा वो अच्छा कोकून नहीं होगा, टूटा कोकून होगा, तो इससे उत्तम किस्म के कपड़े नहीं बन पाएंगे। तो ये जो प्यूपा की स्टेज होती है ना, इसे प्यूपा की स्टेज में क्या किया जाता है? कोकून को उबलते पानी में डाल दिया जाता है। जब कोकून को उबलते पानी में डाल दिया जाता है तो जो ये रेशम का कीड़ा होता है, बॉम्बेक्स मोरी होता है या एंथापर्नी होता है या एंथीरिया माइलिट्टा होता है, ये क्या करता है? इसका जीवन समाप्त हो जाता है और इसकी जो गोंद होती है ये ढीली हो जाती है। तो इसकी रीलिंग प्रोसेस करते हैं। अभी स्पिनिंग नहीं करते हैं, पहले क्या किया जाता है? रीलिंग प्रोसेस इस पर किया जाता है। बात समझ में आई? तो हम आपको यही बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे कि इसका जो कीड़ा होता है वो 3 होता है, बॉम्बेक्स मोरी, एंथापर्नी, एंथीरिया माइलिट्टा। बॉम्बेक्स मोरी को पाला जाता है सेरीकल्चर विधि से,
और इसका उत्पादन किया जाता है एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। एंथापर्नी को भी पाला जाता है। एंथापर्नी और एंथेरिया माइलिट्टा ये हमारे नेट में देखने को मिलेगा, ये हमारे टीजीटी में देखने को मिलेगा। अभी हम आपको इसका जीवन क्रम बताएंगे, लेकिन अब वो हम आपको सेकंड पार्ट में लेके आएंगे कि एक से कितने दिन तक एग की अवस्था में रहता है, कितने से कितने दिन तक लार्वा रहता है, कितने से कितने दिन तक प्यूपा रहता है। फिर उसके बाद है इसमें जो रेशम का उत्पादन है या रेशम का उत्पादन प्रक्रिया कैसे की जाती है। पहले क्या करते हैं, शहतूत की खेती करते हैं, फिर कीड़े को पालते हैं। उसके बाद फिर हमारे रेशम के प्रकार आएंगे, तो दो प्रकार के होते हैं। एक रेशम के प्रकार जानेंगे। जब रेशम के प्रकार जानेंगे तो एक हमारा स्वनिर्मित रेशम होता है, एक हमारा उत्पादित रेशम होता है जिसका उत्पादन किया जाता है। कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं आपको ज़रूर देंगे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।